गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी सर्वोच्च न्यायालय के गठन की। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार किया गया है, उनमें जजों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनको हटाया किस प्रकार जाता है। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की बात करेंगे, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन कहाँ है, उन सब की बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर सबसे पहला आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसमें सबसे पहला अपना टॉपिक आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी बात बता दूं, कल मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब हमारे भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजों की सैलरी मैंने आपको बताई थी, उसमें मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। उसमें 3,80,000 रुपए मैंने आपको सीजीआई के बताए थे, वो 380 नहीं, उनको 280 थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। सीजीआई के कितने 2,80,000 और बाकी जो जज उनके 2,50,000 रुपए। वहां पे मैंने 3,50,000 बता दी और ये 3,80,000 रुपए बता दिए, तो करेक्ट लेना। वैसे आपके मतलब उसमें बुक में नहीं दे रखा था, ठीक है, मैंने बता दिया। तो सीजीआई की सैलरी कितनी है 2,80,000 रुपए और उन बाकी जजों की कितनी है 2,50,000 रुपए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसकी बात करते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, इस नाम से स्पष्ट है। प्रारंभिक का मतलब है कि इसकी शुरुआत कहां से होगी, सुप्रीम कोर्ट से होगी। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत का सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। हमने भारत के कोर्ट के अंदर जो हायरार्की देखी थी, सबसे ऊपर जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हमारे देश में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। कुछ हम जब कभी भी किसी मामले की शुरुआत होती है वो सबसे पहले आपके तहसील न्यायालय में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरुआत होती है। उसके बाद में आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट के निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो तो आप अपील कहाँ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। तो मतलब भारत में न्याय प्रणाली का सेटअप ऐसा है कि आपको मतलब बॉटम टू टॉप जाना होता है, मतलब नीचे से लेकर के आप ऊपर तक जाना होगा। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर मान लो आपको किसी पर केस करना है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। आपको पहले आपके जो शहर का जो न्यायालय वहां जाना पड़ेगा, उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके आपके जो केस है उनकी सुनवाई करवा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, इसके ऊपर कोई दूसरा न्यायालय नहीं है। तो हमारे देश में ये हायरार्की है कोर्ट की। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है, ना ही भारत में जितने न्यायालय है कोई दूसरा न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई ना ही हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है। ऐसे कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, दूसरे शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। जैसे वो ऐसे मामले कौन से हैं, मतलब प्रारंभिक, मतलब स्टार्टिंग से उन मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब जब उन मामलों की शुरुआत हुई और सीधे उनको सुनने का अधिकार भारत की किस कोर्ट को है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो सकती है। ऐसे कौन से मामले हैं, दो से ज्यादा राज्यों का आपसी कोई विवाद हो जाता है। हमारे भारत में इतने राज्य हैं, मान लो राजस्थान का कोई विवाद मध्य प्रदेश के साथ हो गया, मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र के साथ विवाद हो गया, ऐसा कोई भी विवाद होगा उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहां पे की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो जाता है, भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद हो गया, उसकी सुनवाई भी कहां की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद होता है, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंदर कोई विवाद होता है, जैसे मान लो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और भारत सरकार में कौन, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज मान लो अशोक गहलोत या नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, उस विवाद का निपटारा या उसकी सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कौन सुन सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। दो राज्यों के मध्य हुए किसी भी विवाद का निपटारा किसी भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सुन सकती है, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। तो दो राज्यों के विवाद, राज्य और केंद्र सरकार का विवाद, इन सब की सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है, उन सभी विवादों का निपटारा कौन करती है, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है उसका निपटारा कोई भी हाई कोर्ट और कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा कौन करेगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो इसे बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मतलब उन ऐसे मामले जिनका प्रारंभिक कहां से होगा, सर्वोच्च न्यायालय से होगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा, है ना। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जैसे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। अगला चैप्टर में आपको मूल अधिकार पढ़ाने जा रहा हूं।
मूल अधिकारों, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे कहां पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हालांकि अनुच्छेद 226 के द्वारा आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हो। हालांकि अनुच्छेद 226 के द्वारा अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन बिना हाईकोर्ट में जाए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो जब आपके मूल अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है। तो मूल अधिकारों के हनन के मामले में आप डायरेक्ट कहां पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये थी हमारे सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरे शब्दों में इसको सिंपल वे में से समझो, ऐसे मामले जिनका प्रारंभ सीधा कहां पे होगा, सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे मामले कौन से हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंधित विवाद, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य संबंधित विवाद, और हमारे देश में केंद्र या राज्य के मध्य कोई विवाद होता है, उनका निपटारा कौन करेगी, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय करेगी। सीधा उनकी सुनवाई कहां पे होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, रिट संबंधी अधिकार। रिट संबंधी हमारे संविधान ने अनुच्छेद 32 के द्वारा, हमारे संविधान ने अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट को क्या जारी करने का अधिकार दिया है, रिट जारी करने का अधिकार। रिट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है किसी भी सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट है। कितनी रिट है, 5 रिट है। उन 5 रिटों को जारी करके सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में मूल अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो उन मूल अधिकारों को वापस लागू करवा सकती है। तो रिट संबंधी अधिकार, जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके द्वारा हम रिट संबंधी अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। किसके द्वारा करवा सकते हैं, जब हमारे देश में मूल अधिकारों को लेकर के कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कितने, आर्टिकल 32 के द्वारा 5 प्रकार की रिट है। उन रिटों को जारी करके सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू करवा सकती है। इसकी आर्टिकल 32 की बात अपन करेंगे डिटेल में, जब मैं आपको मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का जब चैप्टर कराऊंगा तभी आपको अच्छे से पूरा विस्तार में बताऊंगा मैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। हमारे सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है अपील के दौरान जब आप सर्वोच्च न्यायालय में जाते हो तो वो आपका अधिकार है ना, सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार है, आप भी जा सकते हो, है ना। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हुआ, आप अपने किसी मामले को लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपनी अपील कहां पे करोगे, हाईकोर्ट में करोगे। और हाईकोर्ट में अगर आप अपील करोगे और हाईकोर्ट के निर्णय से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपील कहां पे करोगे, सुप्रीम कोर्ट में करोगे। मतलब अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो कि मुझे हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिला, मुझे आपके पास आना है, मुझे आपसे न्याय चाहिए। तो न्याय के लिए आप कहां पे न्याय के लिए जो अंतिम अपील जो न्यायालय भारत का वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो अपील के द्वारा आप जब हाईकोर्ट या निचली अदालतों के निर्णयों से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपील के द्वारा। ठीक है, तो हाईकोर्ट के बाद में आप अपील कहां पे कर सकते हो, अपने मामलों की सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। या दूसरे शब्दों में कहें, अपील के द्वारा अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाईकोर्ट में कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसकी सुनवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, किसी हाईकोर्ट से उस हाईकोर्ट का मामला अपने पास मंगवा लेती है ना। अगर जैसे राजस्थान हाईकोर्ट कहां पर है, जोधपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट कहां पर है, इलाहाबाद में। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें गहन कोई जांच का विषय है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसे एक हाईकोर्ट से दूसरा हाईकोर्ट में भेज सकती है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई मामला है उसे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भेज सकती है, या इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट सीधा अपने पास मंगवा सकती है। जब हाईकोर्ट से आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, जब हाईकोर्ट से आप अपील करते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो हाईकोर्ट ये लिख करके देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के जा सकते हो, या इसमें गहन कोई संवैधानिक मामला जुड़ा हुआ है, या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि नीचे की अदालतों ने इस मामले को जैसा समझा है, या इसमें संविधान की व्याख्या का कोई मूल प्रश्न है ना, जो नीचे की अदालतों ने उसको ठीक और भली भांति नहीं समझा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उन मामलों को अपने पास मंगवाती है और संविधान की व्याख्या करती है। और अगर उन्हें लगता है कि संविधान की व्याख्या का वो मूल कोई इसमें कोई बड़ी बात है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी है, उन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपने पास मंगवा लेती है। तो अपील के द्वारा भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो हाईकोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि किन्हीं मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जाना जरूरी है, तो हाईकोर्ट देती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हो। अगर हाईकोर्ट लिख करके भी नहीं देती आपको, तो बिना मतलब लिख करके नहीं देती, तो बिना लिखे भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपील के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने मामलों की, अपने बातों की क्या कर सकते हो, सुनवाई कर सकते हो। अभी तक हमने 3 क्षेत्राधिकार पढ़े। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
ऐसे क्षेत्राधिकार जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। दूसरा रिट संबंधी अधिकार, ये मैं आपको मूल अधिकार वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। रिट जो मूल अधिकारों पर जारी की जाती है 5 प्रकार की होती है और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के द्वारा। तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप किसी मामले की सुनवाई कराते हो तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। और चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में बच्चों ये है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारा राष्ट्रपति कोई भी सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट से हमारे देश के जो राष्ट्रपति है ना, वो कोई भी सलाह मांग सकते हैं कि भाई अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी मामले में कोई गहन जांच का विषय है या यहाँ पे संविधान की व्याख्या करने का कोई मतलब प्रश्न खड़ा हुआ और उस मामले को किस प्रकार पढ़ना है या संविधान में कोई बात लिखी है उस बात को किस प्रकार समझना है, किस प्रकार पढ़ना है और हमें समझ में नहीं आ रही तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसे कहां भेजता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है। अब सुप्रीम कोर्ट उस मामले में अपनी राय दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति को लगता है कि जब कोई मतलब किसी कानून को लेकर के या संविधान में किसी बात को लेकर के कोई मतलब कोई चीज क्लियर नहीं है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछ करके उसे क्लियर करवा सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। मतलब जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट वो सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जब सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट दे ही। जिस प्रकार राम मंदिर के मामले में राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर राष्ट्रपति जी को कोई भी सलाह नहीं दी, ठीक है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। दूसरी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी को कोई सलाह दी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सलाह देने या नहीं देने के लिए बाध्य नहीं है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय से भारत का राष्ट्रपति किसी भी मामले में कोई भी सलाह मांग सकता है ना। अब वो सलाह क्यों मांगता है, उसके 2 कारण है। पहला, अदालत की कानूनी राय जानना। अगर मान लो सरकार कोई काम करने जा रही है, मान लो कोरोना की लड़ाई के अंदर सरकार को कानून बनाने जा रही है ना, तो उसमें अगर मान लो कोई मूल अधिकार से कोई मामला अटक जाए, मूल अधिकार को लेकर के, क्योंकि अभी लोगों को दूर रहने की बात है कि सबसे दूर रहो, दूर रह करके बात करो, है ना। तो कोई इस मामले को छुआछूत से ना जोड़ दे, है ना, कोई ऐसे किसी गलत वे में ना जोड़ ले। तो मान लो कोई भी ऐसी मान लो कोई कानूनी जानकारी, कोई बिल सरकार कोरोना पे बनाने जा रही है तो वो अदालत को पहले अदालत को पूछ सकती है कि भाई हम ऐसा कानून लाने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय सरकार को दे सकती है ना। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है वो किसको बोलेगी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तभी किससे पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट से। तो अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट से पूछा किसने, हमारी मंत्रिपरिषद ने पूछा है, तभी राष्ट्रपति ने भेजा सुप्रीम कोर्ट में। तो अदालत की राय जानने के लिए किन्हीं मामलों पर राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। और दूसरा, विधेयक में संशोधन। सरकार संसद में कोई विधेयक लेकर के आ रही है और सरकार को विधेयक लाना जरूरी है। कहीं जब हमारी संसद पास कर दे उसके बाद में अगर न्यायपालिका उसे गैर संवैधानिक घोषित कर दे या उसे लागू करने से मना कर दे तो पहले ही हमारे सुप्रीम कोर्ट की वो मतलब राय जान ले कि भैया इसमें कोई संशोधन कर दे कि आपकी क्या राय है। तो इन दोनों ही मामलों में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या करता है, सलाह ले सकता है। और सलाह सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति जी मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। तो अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट की 4 क्षेत्राधिकार पढ़े हैं। पहला प्रारंभिक, दूसरा रिट, तीसरा अपीलीय और चौथा सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। और नंबर 5 आता है न्यायिक सक्रियता। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता शब्द से स्पष्ट है, सक्रिय होना। किसका सक्रिय होना? न्यायपालिका का सक्रिय होना। किन मामलों में सक्रिय होना? जिन व्यक्तियों को संविधान के अनुरूप न्याय नहीं मिला है उन व्यक्तियों को न्याय दिलाना, है ना, उन व्यक्तियों को न्याय दिलाना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता जो शब्द है, न्यायिक सक्रियता जो शब्द है उसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। भारत में 1979 में न्यायिक सक्रियता को अपनाया गया था। अब न्यायिक सक्रियता एक्चुअल में है क्या, इसको समझते हैं। आपकी बुक में देगा, पूरा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है। न्यायिक सक्रियता का मतलब है हमारे देश में हमारी संसद के तीन विशेष क्षेत्र है, 3 विशेष अंग है। कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? देश में कानूनों का निर्माण करना। उन कानून को लागू कौन करवाती है? कार्यपालिका। और उन कानून के अनुसार न्याय कौन देती है? न्यायपालिका। जब हमारे देश में कार्यपालिका और विधायिका अपने कामों को ठीक ढंग से नहीं करती है, जब हमारे देश में
हमारे देश में कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्यों को भली भांति और ठीक ढंग से नहीं करती है, तो जो हमारी न्यायपालिका है वो हमारी न्यायपालिका है वो विधायिका को और कार्यपालिका को उनके कार्यों करने के लिए बाध्य करती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जयपुर के अंदर अमीन शाह का नाला है, वहां पे बहुत ज्यादा बदबू आती थी और वहां पे आसपास में रहने वाले जो लोग थे ना, उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो जो कार्यपालिका थी उसे उस नाले की सफाई करवानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसकी सफाई नहीं करवाई। तो जो न्यायपालिका है उसने कार्यपालिका को सीधा आदेश दे दिया कि उसने कार्यपालिका को सीधा आदेश दे दिया कि आपको ऐसा काम करना चाहिए और आपको करना होगा और विद इन टाइम कि कितने समय में करना होगा। तो काम कार्यपालिका था, उसने नहीं किया, तो न्यायपालिका ने खुद क्या कर लिया, सक्रिय हो गई, उस नाले की क्या करवा दी, सफाई करवा दी। तो ये है न्यायिक सक्रियता। जैसे विधायिका की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सरकार को कह देती है आपको ये कानून बनाना चाहिए। जैसे समान सिविल संहिता, मतलब हमारे देश के नागरिकों पर समान कानून लागू होना चाहिए। ये हमारा जो डीपीएसपी है वो भी इस बात को करता है कि समान कानून लागू होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो न्यायपालिका विधायिका को कह देगी कि आप ऐसा कानून बनाओ जो भारत के सभी वे लोगों पर समान रूप से क्या हो, लागू, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है हमारे देश में, है ना, अलग अलग धर्मों का अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो वो क्या करते हैं, अपने धर्मों के से जुड़े हुए जो कानून है वो खुद बनाते हैं। जबकि हमारा जो मूल कर्तव्य है वो ये क्या कहते हैं कि सरकार को ऐसे कानून बनाने होंगे जो भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से क्या हो, लागू हो। तो जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्य करने में असक्षम होती है ना, अपने कार्यों को भली भांति नहीं करती है, तो न्यायपालिका उन दोनों को बाध्य करती है अपना कार्य करवाने के लिए। तो देखो, कार्यपालिका और विधायिका को संवैधानिक उत्तरदायित्व के लिए बाध्य करना, मतलब संविधान ने जो उनके बारे में लिखा है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए या आपको करना होगा, और कार्यपालिका और विधायिका करने में असक्षम है, नहीं करती है ना, आलस्यता करती है या किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से नहीं करती है, तो न्यायपालिका क्या करती है, उनको कार्य करने के लिए बाध्य करती है। अभी आपको पता होगा असम के अंदर नागरिकता रजिस्टर लाया गया था। वो क्यों लाया गया था? क्योंकि कार्यपालिका ने बोल दिया था कि हम लेकर के आएंगे, लेकिन राजनीतिक कारणों से नहीं लेकर के आ रहे थे। तो जो न्यायपालिका है उसने क्या किया था, सीधा वहां की कार्यपालिका, वहां के मुख्यमंत्रियों को कि असम के अंदर आपको नेशनल रजिस्टर लागू करना होगा, ठीक है। तो वो क्यों लागू हुआ? क्योंकि हमारी न्यायपालिका ने कह दिया था, किसको, कार्यपालिका को, कि आपको करना होगा। करने का काम किसका था? कार्यपालिका, लेकिन उसने नहीं किया। सालों के साल बीत गए, उसने लटकाए रखा था, लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया, कार्यपालिका को कह करके उस कार्य को करवाया। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब है जब न्यायपालिका सक्रिय होकर के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके जब काम करती है, अपने अधिकार क्षेत्र से जब बाहर जाके काम करती है, उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। मतलब हमारे संविधान में पावर बंटे हुए, कार्यपालिका के अलग पावर है, विधायिका की अलग पावर है और न्यायपालिका की अपनी अलग पावर है। तीनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में इंटरफेयर या एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्य भली भांति नहीं करती है, तो न्यायपालिका उन दोनों को संभालती है और अपना काम से उनका कार्य संवैधानिक उत्तरदायित्व करवाती है। मतलब जब न्यायपालिका सक्रिय होकर के कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, दूसरे शब्दों में इसे क्या कहा जाता है, न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। जब न्यायपालिका सक्रिय होकर के अपने अधिकारों से बाहर जाके काम करती है, वही क्या कहलाती है, न्यायिक सक्रियता कहलाती है, ठीक है। अब न्यायिक सक्रियता जो है उसका एक साधन है, उस जिसको बोला जाता है, आपकी किताब में दे रखा है PIL, जनहित याचिका। ये देखो, ये PIL, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या होती है? जनहित याचिका का मतलब है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज हुए थे जिनका नाम था PN भगवती। PN भगवती जी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ये 3-4 जज थे जिन्होंने PIL की हमारे देश में क्या करवाई थी, शुरुआत। और देखो, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जो न्यायिक सक्रियता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, और जो PIL है, इन दोनों की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी, और अमेरिका के बाद में इनकी शुरुआत कहां पे हुई है, भारत में हुई है। तो मैं बात करता हूं PIL की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका क्या होती है? जनहित मतलब, जन मतलब हो गए लोग, हित मतलब उनका कल्याण। जब लोगों के हितों की जब याचिका लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे क्या कहा जाता है, जनहित याचिका। जन मतलब लोग, है ना, हित मतलब उनका हित करने के लिए जब कोई याचिका लगाई, मतलब लोगों के हितों के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लगाई जाती है, उसे बोला जाता है जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब एक व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए, वो एक व्यक्ति, वर्ग या किसी समूह के लिए होनी चाहिए, तो उसे क्या बोला जाता है, जनहित याचिका। जनहित याचिका को दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग वर्तमान में हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना
कुछ ऐसे लोग हैं जो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उनको पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता क्या है, ना ही उनके पास इतने पैसे हैं, है ना। जब ऐसे वंचित लोगों को जिनको न्याय की जरूरत होती है उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों जो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते उनको न्याय दिलाने के लिए आप उनकी लड़ाई लड़ सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में उनको केस को लेकर के आ सकते हो। जैसे मान लो बंधुआ मजदूर है, कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां पे बंधुआ मजदूरों के रूप में बाल बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन वहां की जो सरकार है वो उनकी मिली हुई है, उन बच्चों को वहां से छुड़वाती नहीं है। तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में एक अंतर्देशी में या किसी लिफाफे में लिख करके, पेज पे लिख करके सुप्रीम कोर्ट में ले जा भेज सकता है कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा काम हो रहा है, आपको इनको छुड़वाना चाहिए, इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इनका जो बचपन है वो लीला जा रहा है, तो आपको ऐसा करना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उन बच्चों को छुड़वाने के लिए कार्यपालिका को ऑर्डर देगा कि तुरंत उन बच्चों को वहां से क्या करवाया जाए, रिहा करवाया जाए। महिलाओं का कोई समूह है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन महिलाओं को बचाने के लिए अगर आपको कुछ चीज लिख करके देते हो सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को क्या दिलवाता है, न्याय दिलवाता है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सक्रियता के अंदर क्या करता है, आजकल आप लिख करके दोगे किसी व्यक्ति या समूह के बारे में जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जब आप लिखते हो तो सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के साथ क्या करती है, न्याय करती है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आजकल स्वयं भी संज्ञान लेने लगी है। अगर किसी न्यूज़पेपर में कोई बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उस न्यूज़पेपर को पढ़ के भी संज्ञान लेती है। जैसे न्यूज़पेपर में ये बात आई कि गंगा नदी के अंदर, गंगा नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि उसमें रहने वाले जो जीव जंतु है वो मरने लग गए हैं, है ना, हजारों लाखों मछलियां मरने लग गई है। तो ये बात न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ी, तो सुप्रीम कोर्ट के मान लो जज ने जैसे इस बात को पढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है उससे तुरंत सवाल जवाब करेगा कि इतनी मछलियां क्यों मर गई गंगा के पानी में, है ना। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है हमारे देश के लोगों को, और उस पानी को पीने से बच्चों की मौत हो रही है, बड़ों की मौत हो रही है ना, वो पानी बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तो ये इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने किस में पढ़ा, न्यूज़पेपर में, और जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा उसने सरकार से जवाब मांग लिया, बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय वो जवाब देगा या वो गंगा जी के जल को क्या करेगा, साफ करेगा। तो जब हमारे देश में ऐसा कोई भी मामला होता है तो और न्यूज़पेपर में अगर वो होता है तो बिना किसी रीट के, बिना किसी मतलब सूचना के हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उनसे मतलब जवाब मांग सकती है। न्यूज़पेपर में पढ़ के भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, हमारे देश में जो वंचित जो लोग उनको न्याय दिलवा सकती है। या कोई व्यक्ति या कोई अकेला व्यक्ति किसी समूह को अगर न्याय दिलाना चाहता है तो वो PIL हमारे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है। तो हमने 5 अधिकार पढ़े सुप्रीम कोर्ट के, प्रारंभिक, रिट, अपीलीय, सलाह और न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो न्यायिक सक्रियता क्या होती है, और दूसरा पॉइंट आपकी था आपने PIL के बारे में बता रखा है। PIL मैंने आपको बता दिया, आप डिटेल में पढ़ लेना। थैंक यू। और अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे मूल अधिकारों की या राज्य सरकार के बारे में। अगला चैप्टर में आपको राज्य सरकार के बारे में बता दूंगा। थैंक यू।